तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिस तरह का प्यार आपने बरनाना यादागिरी की स्टोरी को दिया और साथ ही साथ मेहनात मुल्ला की कहानी को। आई रियली थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बिकॉज जिस तरह से कारवां हमने शुरू किया है और ये रियल हीरोज की कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसका उद्देश्य यही है कि अगर वाकई में इन रियल हीरोज को सच्ची श्रद्धांजलि आपको देनी है तो जरूरी है कि इन स्टोरीज को देखें, शेयर करें और समाज में एक कमाल की पॉजिटिविटी कि अगर वाकई में आज इस देश में इतनी खूबसूरती के साथ और स्वतंत्रता के साथ रह पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन वीर सपूतों की वजह से ये संभव है। इसी कड़ी में आज मैं जोड़ता हूं और मैं यही प्यार, यही चीजें आपसे दोबारा भी चाहूंगा, क्योंकि आज मैं फिर से आपके सामने हूं एक ऐसे ही वीर की कहानी लेकर के जो आपके दिल को बिल्कुल छू जाएगी। तो अगले कुछ मिनट जरूर मेरे साथ रहिए इस कहानी में, ये समझने के लिए कि हम भारतीय फौज पे क्यों गर्व करते हैं, क्यों नाच करते हैं, आखिरकार एक भारतीय फौजी किस लिए देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब ने कहते हैं कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म डेडपूल जरूर देखी होगी। एक इंसान जिस पर गोलियों का असर नहीं होता है, वो एक काल्पनिक कहानी है। आज मैं आपको असलियत में एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिस पर वाकई में गोलियों का कोई असर नहीं होता है। मैं बता रहा हूं आपके इंडियन आर्मी के डेडपूल कैप्टन जयदेव डांगी के बारे में। हरियाणा के मदीना गांव में जन्मे जयदेव ने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। उनकी शिक्षा रामकृष्ण परमहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। बचपन से ही जयदेव पढ़ाई में अव्वल और वो अपने दोस्तों और शिक्षकों के चहेते बन गए थे। शुरुआत में उन्हें इंडियन आर्मी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पर उनके फिजिक्स टीचर ने उन्हें इंडियन आर्मी के बारे में बताया और उन्हें इसे ज्वाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। स्कूल खत्म करने के बाद ही उनका चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो 1 साल के लिए भारतीय सैन्य अकादमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिए। उन्होंने जल्द ही सबको दिखा दिया कि वो कितने प्रतिबद्ध हैं। साल 2010 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मेरिट में पहला स्थान पाकर गोल्ड मेडल के साथ पास हुए और स्पेशल फोर्सेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनकी होम यूनिट राष्ट्रीय राइफल 3rd बटालियन। साल 2014 में कैप्टन जयदेव पुलवामा के सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में पोस्टेड थे। कुछ महीने पहले ही वैलेंटाइन डे पर उन्होंने रितु से सगाई की, लेकिन जल्दी उन्हें कश्मीर के लिए रवाना होना पड़ा और वो टेक्स्ट मैसेज और कॉल के माध्यम से बात करते थे, जो कि कुछ सेकंड की ही बातें हो पाया करती थी। अगस्त महीने में उनकी शादी होने वाली थी और उन्हें पता था कि उनके साथी कंधों पर बिठाकर उन्हें हरियाणा के ट्रेन में छोड़कर गाएंगे। पैरा सब का ये ट्रेडिशन है। अगर कोई साथी छुट्टी लेकर शादी के लिए घर जा रहा होता है तो उसके सारे साथी उन्हें कंधे पर बैठाकर उसकी विदाई देते हैं। 5 मई को कैप्टन डांगी ने त्राल के पास एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। उस दिन रितु से बात करते करते अचानक उन्होंने कॉल कट कर दिया। उस दिन रितु को एहसास हुआ कि कैसे सैनिक परिवार के सदस्यों का जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ होता है। 19 जून की शाम को जब उन्होंने अपनी शादी की तैयारी के बारे में बात की तो जयदेव ने रितु से कहा कि वो बात नहीं कर सकते, बाद में उनसे बात करेंगे। उन्हें वापस कॉल ना करने के लिए भी कहा। रितु ने जयदेव को टेक्स्ट किया कि जब आप फ्री हो जाएं तो कॉल कर लें और कृपया अपना ध्यान रखें। कॉल कट होने के बाद जयदेव ब्रीफिंग रूम में चले जाते हैं जहां होने वाली अगली ऑपरेशन को ब्रीफ किया जा रहा था। एक नए खुफिया इनपुट ने बूचो गांव में आदिल अहमद मीर की मौजूदगी का पता लगाया और कोई साधारण आतंकवादी नहीं था बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। 2 साल बाद 2016 में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी का मेंटर और ट्रेनर भी था। भले ही कैप्टन डांगी और उनकी टीम एक अन्य ऑपरेशन से उनकी टीम सुबह वापस लौटी थी, लेकिन वो मिनटों में अगले युद्ध के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। एक कैस्पर माइन प्रोटेक्टेड वाहन हंडोमिर के ऑपरेशन बेस से निकल गया और 10 मिनट के भीतर लगभग 5 बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। मिशन शुरू करने से पहले कैप्टन डांगी ने ब्रीफिंग को छोटा रखा और अपने साथियों से कहा कि उन्हें सूर्यास्त से पहले मिशन को खत्म करना है क्योंकि अंधेरे में आतंकियों को भागने का मौका मिल सकता है। और समस्या तब सामने आई जिस घर में आतंकवादी मौजूद थे उसी परिसर में 3 सटे हुए घर थे और आतंकवादी उन्हीं किन्हीं 3 में से एक में छिपा हो सकता था। 3rd राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ग्रुप की एक टीम स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी शामिल किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सामने से घर की घेराबंदी की जिम्मेदारी लेते हैं और कमांडो घर के दीवार के पीछे तैनात होते हैं। कैप्टन डांगी और उनके सहयोगी 19 वर्षीय पैरा ट्रूपर मुकेश कुमार ने अपनी टावर दैट मीन टार 21 असॉल्ट राइफल की जांच की और एक यूकलिप्टस
पेड़ के पीछे छिप गए। अन्य कमांडो ने भी सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील करने और आतंकवादियों के जंगल में भागने नहीं देने के अलग अलग जगहों पर मोर्चा को संभाल लिया। पुलिस टीम सावधानी से मुख्य घर के प्रवेश द्वार के पास पहुंची और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कैप्टन डांगी ने पिछले दरवाजे से पेहरान डैश में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। प्रोटोकॉल के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना था कि वह नागरिक कहीं सामान्य नागरिक नहीं है जो आतंकवादी से बचने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन डांगी चिल्लाए और उन्होंने कहा कि अगर वो आत्मसमर्पण कर देगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि परिसर की पिछली दीवार के पार कूद गया। उतरते ही कैप्टन डांगी ने देखा कि उसके पास AK-47 है। उस आतंकवादी ने 8 सेकंड तक फायरिंग की, जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। इससे पहले कि वह फिर लोड कर पाता, कैप्टन डांगी और मुकेश ने अपने TAR-21 से 6 शॉट मारे और आतंकवादी को मौके पे ही मार गिराया। खुफिया जानकारी के अनुसार वहां केवल एक आतंकवादी था, इसलिए मिशन समाप्त हो गया। हालांकि कैप्टन डांगी को कुछ परेशान कर रहा था, इतना बड़ा आतंकवादी कमांडर और इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। उनकी शंका जायज साबित हुई। पहले आतंकवादी के मारे जाने के 1 मिनट के भीतर ही 2 अन्य आतंकवादी छुप छुप कर बाहर आ गए और कमांडो की ओर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पहले आतंकी के विपरीत ये दोनों भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अब कमांडो रक्षात्मक स्थिति में थे। जिस पेड़ के पीछे कैप्टन डांगी और उनके सहयोगी मुकेश ने कवर लिया था, वह उन दोनों को कवर करने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं था। नतीजा यह हुआ कि एक गोली कैप्टन डांगी के बाईं जांघ पे लगी और दूसरी उनके पेट में जा लगी। उनके सहयोगी मुकेश के शरीर के दाहिने हिस्से में भी इसी तरह की चोटें आई। कैप्टन डांगी जानते थे कि मुकेश घबरा जाएगा, क्योंकि उसके ये पहले बंदूक के गोलियों के घाव थे, और इसलिए उन्होंने उसे एक पेड़ की ऊंट में खींच लिया जिससे वहां आने वाली गोलियों से बचा जाए। एक सैनिक को बुलाकर मुकेश को देखने के लिए और उन्हें कवर देने के लिए कहा। नायब सूबेदार रेंकर उनके पास पहुंचता है और उन्हें कवर फायर देता है। उन्होंने खून के बहने को रोकने के लिए मुकेश के घावों को दबाए रखने के लिए कहा और उसे विश्वास भी दिलाया कि ऑपरेशन जल्द ही खत्म होगा और उसे बचा लिया जाएगा। भले ही कैप्टन डांगी स्वयं घायल हो गए थे और बहुत खून भी बह रहा था, उन्होंने अपना TAR-21 निकाला और आगे बढ़ते आतंकवादियों पर गोली चला दी। उनकी एक गोली आतंकवादी को लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो आतंकी कोई और नहीं बल्कि आदिल अहमद मीर था। जैसे ही कैप्टन डांगी अगले आतंकवादी को गोली मारने और उसका सफाया करने वाले थे कि एक गोली उनके असॉल्ट राइफल में जा लगी, जिससे वह जाम हो गई और राइफल बेकार हो गई। उन्होंने तेजी से मुकेश की राइफल उठाई, लेकिन वह खाली थी, इसलिए उन्हें उसे भी बदल दिया। जब तक वो दूसरे आतंकवादी पर लपके, तब तक उस आतंकवादी ने खुद को बचाने के लिए लंबी घास की ओर छलांग लगा दी। ग्राउंडेड आतंकवादी को खत्म करने के लिए जैसे ही कैप्टन डांगी कवर से बाहर आए, अधमरे मीर ने अचानक कमांडो की ओर गोलियों के बौछार कर दी। सौभाग्य से अधिकांश गोलियां छूट गई, हालांकि एक गोली उनके गाल को छूकर निकल गई। यह गोली अगर 1 इंच इधर उधर होती तो कैप्टन डांगी के सिर के बीच से निकल जाती। यह गोली आतंकी के लोकेशन को रिवील कर देती है और कैप्टन डांगी एक के बाद एक 10 गोली बरसाते हुए उसके सीने पर खड़े हो जाते हैं। डांगी नीचे झुककर चेहरे को गौर से देखते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह आदिल मीर ही है, तो खड़े होकर एक आखिरी गोली उसके सर में दाग देते हैं। फिर कैप्टन डांगी चुपचाप उस दिशा की ओर बढ़े जहां तीसरा आतंकवादी भागा था। हालांकि आतंकवादी द्वारा पहने गए बड़े बैग की वजह से उसकी लोकेशन जल्द ही ट्रैक हो गई और कैप्टन डांगी ने 1 सेकंड का भी इंतजार न करते हुए गोलियों के बौछार करके आखिरी हेडशॉट से उस आतंकवादी को भी मार गिराया। इसके बाद कैप्टन डांगी भागकर मुकेश के पास जाते हैं और कहते हैं, कहा था ना कि एक भारतीय कमांडो को मारने के लिए आतंकियों की 2 गोली काफी नहीं होती है। ये कहकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। ऑपरेशन शुरू से अंत तक लगभग 20 मिनट तक चला। जिस क्षण से आतंकवादी ने पहली गोली चलाई थी और कैप्टन डांगी ने आखिरी हेडशॉट मारी, तब तक लगभग 8 मिनट हो चुके थे। इस प्रकार यह ऑपरेशन एक बेहद तेज और असरदार ऑपरेशन में गिना गया। दोनों घायल कमांडो को हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में ले जाया गया। उधर रितु का हाल बेहाल था। वो लगातार फोन लगा रही थी। जयदेव का फोन ऑफ आ रहा था। वो उनके हर साथी से जयदेव के बारे में पूछती थी, पर उन्हें कोई कुछ नहीं बताता था। अगले दिन 20 जून 2014 को कप्तान डांगी के सीओ आते हैं
उनसे मिलने के लिए। जयदेव का पहला सवाल यही था कि सर मुकेश कैसा है। सीओ से बताते हैं कि मुकेश अब खतरे से बाहर है और रितु का नंबर डायल करके उस फोन को दे देते हैं। जयदेव को सीओ और अपने साथियों के सामने बात करने में शर्म आ रही होती है और वो रितु से बस इतना कहते हैं कि वो ठीक हैं और 2 दिन बाद उनसे बात करेंगे। दोनों कमांडरों को 3 सप्ताह के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। कप्तान जयदेव डांगी और रितु की शादी दिसंबर महीने में हुई, जहां उनके सभी साथी शामिल थे। 21 मार्च 2015 को कैप्टन जयदेव डांगी को उनकी पत्नी और उनके सबसे अच्छे दोस्त सिस्टर स्पेशल फोर्स यूनिट के कैप्टन प्रदीप बलहारा की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज एक मेजर के रूप में जयदेव डांगी देश की सेवा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसा ही वीडियो और देखना है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी ही दिल को दहला देने वाली और दिल को सुकून देने वाली स्टोरीज अगर आपको देखनी है और सुननी है तो जरूर सौरभ सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अगले मोमेंट में मिलते हैं फिर अगली वीर गाथा के साथ, जिनके दम पर, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है और हम इस देश में खुली सांसें ले पा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा आप सबको कि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एहसास है उन रियल वीर सपूतों की वजह से, जिनकी वजह से आज समाज में इतनी खुशियाँ और इस खुशहाल देश में हम रह पा रहे हैं और कोई भी दुश्मन हिम्मत नहीं करता हमारी तरफ नज़र उठा के देख पाने में। तो ज़रूरत है ऐसी कहानियों को आत्मसात करने का, ज़रूरत है ऐसी कहानियों को देश के हर युवा के पास पहुंचाने का, और ज़रूरत है कि वाकई में अगर फौजी बनने का जज्बा है तो इन कहानियों से आप ओतप्रोत होइए, कुछ बेहतर सीखिए और ऐसे ही बेहतर सीख करके, बेहतर बन करके आप इस देश की सेवा कर सकते हैं। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।